बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। डिस्कस कर रहे थे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में हमने ऑलरेडी 2 डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्लस्टर ए के फर्स्ट 2 डिसऑर्डर जो कि पैरानॉइड एंड स्किज़ॉइड है, इन दोनों को डिस्कस किया इन डिटेल अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लस्टर ए के थर्ड डिसऑर्डर को, दैट इज स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उससे पहले हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन को रिवाइज करते जाएंगे एज यूजुअल, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। और इसके अलावा जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के थर्ड डिसऑर्डर को देख रहे हैं, उनको भी ये क्लियर हो जाए कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है बेसिकली। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है, आपके पास लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है बिहेवियर का और इनर एक्सपीरियंसेस का। वही चीज़, वही करैक्टर्स और वही बिहेवियर और वही क्वालिटीज़ इंसान की जो कि मिलकर पर्सनालिटी बनाती हैं एक इंडिविजुअल की। अगर उन्हीं में आपके पास कोई डिस्टर्बेंस आती है, उन्हीं क्वालिटीज़ में, उन्हीं करैक्टरिस्टिक्स में जो कि एक इंसान को दूसरे से अलग करती हैं, अगर उनमें कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस आती है और डिसेंट्रिक या इस टाइप की कोई भी डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकती है, तो वो आपके पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बन जाते हैं। दे अफेक्ट आपके पास एटलीस्ट 2 ऑफ द दीज एरियाज। यहाँ पे आपको डिफरेंट 3 एरियाज दिए गए हैं, इनमें से 3 में से 2 एरियाज आपके पास जो है वो डिस्टर्ब होने चाहिए, तब जाके आपका एक डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो बनता है। सबसे पहले आपके पास बात कर लेते हैं वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ एंड अदर सेल्फ। अब यहाँ पे ये बात आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है कि हर किसी का वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ एंड अदर सेल्फ डिफरेंट होता है। तो अगर किसी का वे ऑफ थिंकिंग किसी दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या बहुत ज़्यादा ऑड है, इसेंट्रिक है, पैरानॉय है या फिर कुछ और हो सकता है, तो वो आपके पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में फॉल कर जाते हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाता है इमोशनल रिस्पॉन्स। इमोशनल रिस्पॉन्स भी डिस्टर्ब होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंदर। एंड द अदर एरिया इज रिलेटिंग टू अदर पीपल्स, कि आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, सोसाइटी के अंदर आप रहकर किस तरह से दूसरों के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, किस तरह से दूसरों के साथ आपका मेल मिलाप है। तो ये तीनों एरियाज जो हैं आपके पास देखने को मिलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंदर, कि इन तीनों एरिया में से या तो तीनों में डिस्टर्बेंस होगी या दो में होगी, तो आपके पास एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है। क्लस्टर ए के थर्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये आपके पास स्किज़ोटाइपल आता है। हमने क्लस्टर ए जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि क्लस्टर ए के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो ऑड और इसेंट्रिक होते हैं। ऐसे लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऑड होता है, इसेंट्रिक बिहेवियर के मालिक होते हैं, ये अजीबो-गरीब का सा बिहेवियर होता है इन लोगों का। और इसके अलावा पैरानॉइड भी इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, पैरानॉइड होता है, सस्पिशियसनेस और ये चीज़ें पाई जाती हैं। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे स्किज़ोटाइपल पे कि इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इसके काजेस क्या है, इसकी प्रेवलेंस क्या है, इसके सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू DSM-5 एंड एट द एंड हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट्स पे कि इसको किस वे में ट्रीट किया जा सकता है या किस वे में ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन पे। Schizotypal personality disorder is a mental health condition marked by the consistent pattern of intense discomfort with relationship and social interaction। यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो बात मिलेगी वो सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स के अंदर जो है वो डिस्कम्फर्ट पाया जाता है पर्सन के अंदर। अब यहाँ पे जो थर्ड एरिया था रिलेटिंग टू अदर पर्सन यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है उनमें डिस्टर्बेंस पाई जा रही है। इसके अलावा दूसरा एरिया भी देख लेते हैं। People with schizotypal personality disorder has unusual thoughts, thinking में प्रॉब्लम पाई जा रही है, speech and behavior which usually hinder their ability to form and maintain relationship। अब यहाँ पे इनको बेसिकली जो प्रॉब्लम पाई जा रही है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने में और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने के बाद उनको मेंटेन करने में प्रॉब्लम पाई जा रही है, क्योंकि इनकी थिंकिंग, उनकी स्पीच और उनका जो बिहेवियर है वो ऑर्डर इनसेंट्रिक होता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर में आपके पास जेनेटिक भी पाए जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन रिक्वायर होती है पर्सनालिटी बनने के लिए। आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ऑलमोस्ट जो है वो 18 ईयर्स तक डायग्नोज करते हैं। 18 या 18 ईयर्स से अबव की जो एज होती है उसमें
तो 18 इयर्स तक जो एनवायरनमेंट का रोल होता है, जो जेनेटिक्स का रोल होता है, अच्छा इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक अगर रोल बताया जाए, अगर उसकी किसी क्लोज फैमिली मेंबर को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो भी उसको जो है इसके चांसेस हो सकते हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एंड स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन दोनों की सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा मिक्स होती हैं। तो इन दोनों को आगे जाके डिफरेंशिएट भी करेंगे तो आपके पास ये रिस्क फैक्टर्स में आ जाएगा कि अगर किसी फैमिली मेंबर या फैमिली हिस्ट्री में किसी को स्किज़ो फ्रेनिया पाया जाता था किसी में, तो या उसका फॉल्ट शिकार था सॉरी उस डिसऑर्डर पाया जाता तो उसके अंदर, तो भी स्किज़ोटाइपल के चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंटल ट्रॉमा, इसके अलावा आपके पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास में, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके प्रेवलेंस की बात की जाए तो आपके पास एक रिपोर्ट के तहत आपके पास जो कम्युनिटी स्टडी हुई थी इसके ऊपर, उस रिपोर्ट के तहत इसकी जो प्रेवलेंस है वो 0.6% है, एंड और अगेन सैम्पलिंग के दौरान 4.6% इसकी प्रेवलेंस यूएसए के अंदर देखने को मिली है। आगे बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी पहला क्राइटेरिया, जिसमें इन्होंने कहा है अ परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल डेफिसिट मार्क्ड बाय एक्यूट डिस्कम्फर्ट विद एंड रिड्यूस कैपेसिटी फॉर क्लोज रिलेशनशिप। वही चीज़ के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल रिलेशनशिप्स को बनाने में इसको डिस्कम्फर्ट होता है। इसके बाद आपके पास इसमें क्लोज रिलेशनशिप नहीं मिलेंगे क्योंकि इसकी थिंकिंग बहुत ही ऑड होती है। अगर कोई बन भी जाता है इसका दोस्त या इसका क्लोज रिलेशनशिप, तो इसकी थिंकिंग कितनी ऑड होती है कि मतलब आप बहुत कम इस तरह के पाए जाते हैं कि इनके दोस्त आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा जो है ना वो अजीबो-गरीब सी होती है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि इनमें वो वाले सुपरस्टिशियस लोग नहीं होते, जैसे मैजिकल, इनको ये होता है कि हमारे पास कोई मैजिकल पावर है, हम हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, हमारे अंदर कोई एलियन है। डिल्यूजन्स भी पाई जाती हैं क्योंकि इनके अंदर मैंने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया से बहुत मिलता-जुलता है। इनके अंदर भी डिल्यूजन्स पाई जा सकती हैं, ठीक है? तो आपके पास इनके अंदर और क्या पाया जा सकता है? अनयूजुअल परसेप्शन होती है इन लोगों की, अजीबो-गरीब से डिल्यूजन्स होते हैं इनके, और बातें बहुत अजीबो-गरीब सी होती हैं, ठीक है? तो आपके पास आगे क्या आ जाता है? आगे हम लोग बात कर लेते हैं जी as well as by cognitive and perceptual distortions and eccentrics of behaviors, ये आपके पास ये चीज़ें पाई जाएंगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है beginning by early adulthood and present in variety of contexts as indicated by 5 of the following। इनमें से कोई 5 आपके पास सिम्पटम्स होंगी तो आपका ये क्राइटेरिया ए फुलफिल होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस। आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस में आपके पास जो है वो शक या डिल्यूजन्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिल्यूजन्स है और स्किज़ोफ्रेनिया में जो डिल्यूजन्स है इनमें डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे जो डिलीजन्स पाए जाते हैं आपके पास, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं पाए जाते, ठीक है? पेशेंट के अंदर उनको रेगुलर बेसिस में ये डिलीजन्स नहीं आते, लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया का आता है पेशेंट, उसको रेगुलर बेसिस पे डिलीजन्स आ रहे होते हैं। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसको रेगुलरली डिलीजन्स का सामना करना पड़ रहा है, प्रोलॉन्ग डिलीजन्स आते हैं, उनके जो बिलीव्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और फर्म होते हैं। यहाँ पे जो पेशेंट है स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनको जो डिलीजन्स है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, वो प्रोलॉन्ग भी नहीं होते, बहुत ही शॉर्ट कॉन्टैक्ट आता है कभी नहीं आता, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए होता है। इसके अलावा इनके जो बिलीव्स होते हैं वो फर्म नहीं होते, फिक्स नहीं होते। इनको अगर आप काउंसल करेंगे तो ये लोग अपने बिलीव्स को भी चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इनको काउंसलिंग कंप्लीट प्रोवाइड करते हो, आप इनको साइकोथेरेपी देते हो, इनको, इनकी फैमिली को, तो ये लोग अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है बिलीव्स की बारी। ऑड बिलीव्स और मैजिकल थिंकिंग, मैंने पहले बताया कि इनको लगता है कि हमारे पास मैजिकल पावर्स है, दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड इज इनकंसिस्टेंट विद द सब कल्चरल नॉर्म्स, और ये इनके कल्चर में भी नहीं पाया जा रहा होगा। इनको लगेगा कि इनके पास मैजिकल पावर है, इनको लगेगा इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इनको लगेगा कि इनके पास बहुत ज़्यादा, क्यों डिलीवरेंस आ रहे हैं, इनको लगेगा कि इनके पास कोई जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जिसकी बेस पर लोग इनको फॉलो करते हैं, जिसकी बेस पर लोग इनको जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें इनको लगती रहेंगी। जैसे सुपरस्टिशियस पीपल होते हैं, सुपरस्टिशियस का तो आपको पता ही है कि एक चीज़, अगर वो भी कहावत सुनी हुई है, काली बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो वो दोबारा
काम पे नहीं जाते और इस तरह के बहुत सारे और बिलीव्स होते हैं इन लोगों के। इसके अलावा आपको इनके बिहेवियर से भी लगेगा, आगे चलकर बिहेवियर की बात करते हैं। बिलीव्स इन टेलीपैथी और सिक्स सेंस इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, बिजार फैंटेसीज और प्री ऑक्यूपेशंस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। थर्ड पे देख लेते हैं जी, अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग बॉडीली एलियंस। यहाँ पे आपको बॉडीली एलियंस भी मिलेंगे इनको इनमें देखने को, और अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस भी पाए जाते हैं इनके अंदर। इसके बाद इनकी थिंकिंग बहुत ऑड होती है, स्पीच बहुत ऑड होती है, वैग्यू हो सकती है, सर्कमस्टेंशियल हो सकती है, मेटाफोरिक स्पीच कर सकते हैं, ओवर एलैबोरेट करते हैं हर चीज को, और इसके अलावा स्टीरियोटाइपल होते हैं। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल क्या होता है कि बात करते करते कहीं और निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब एक बात कर रहे हैं तो वो कहीं किसी और वे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर वो उसी टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में आपको पता है कि उनकी स्पीच जो है वो एक खास पैटर्न में नहीं पाई जाती, उनमें कोई सेंस नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि इनकी स्पीच जो है वो एक सेंस होता है इनके अंदर, लेकिन ये कभी-कभी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ से इनको कुछ और याद आया तो वो आपको पहले सुनाकर फिर दोबारा उसी टॉपिक पे दोबारा आते हैं। उसके बाद सस्पिशियसनेस और पैरानॉइड आइडिएशंस भी पाई जा सकती हैं इनके अंदर। नेक्स्ट इनका जो अफेक्ट होते हैं, इनअप्रोप्रिएट एंड कंस्ट्रक्टिव अफेक्ट्स होते हैं, यही मेन इनकी प्रॉब्लम होती है कि अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को बहुत प्रॉपर इनअप्रोप्रिएट वे में रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते। कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स होता है उसको इन अप्रोप्रिएट वे में नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, इनके जो इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं। जैसे बहुत हमारे सामने कोई इमोशनल कंडीशन आई है, बहुत खुशी की खबर आई है या किसी की डेथ हो गई है, तो इनको ये समझ नहीं आती कि हमने मुनासिब वे में किस तरह से रिएक्ट करना है। या तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे या ये बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करेंगे, इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनअप्रोप्रिएट इनके अफेक्शंस होते हैं, इनअप्रोप्रिएट इनके इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इनको मतलब कोई दोस्त नहीं बनाता। हम भी अगर इर्द-गिर्द देखते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन हमें नज़र आता है, अगर आपने उसको कुछ बहुत ज़्यादा गमी की खबर या फिर डेथ की खबर सुनाई है, तो अगर वो रिएक्ट नहीं करता तो हम कहते हैं यार ये कैसा इंसान है, इसको कुछ गम नहीं है या इसको कोई मसला ही नहीं है। हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, डिसऑर्डर हो। इस तरह के पर्सन को अक्सर हम लोग अवॉइड करते हैं मिलने जुलने से। और हमने अगर उसको कोई बहुत खुशी की खबर सुनाई है और उसने बहुत अच्छा वे में रिएक्ट नहीं किया, हैप्पी वे में रिएक्ट नहीं करा किया, तो फिर भी हमें लगता है कि यार ये तो जेलस हो गया, इसको तो पता नहीं क्या हो गया है, इसने हमें हमारी खुशी में ये खुश नहीं हुआ, तो आप उससे जो है वो फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे। ये जो है वो बात एक यूजुअल सी बात है, कॉमन सी बात है। तो आगे आ जाता है जी, बिहेवियर और अपीयरेंस दैट इज़ ऑड, इसेंट्रिक एंड पेक्यूलियर। इनका बिहेवियर तो ऑड होता ही होता है, साथ ही साथ इनकी जो ड्रेसिंग होती है ना वो भी बहुत ही ऑड और इसेंट्रिक होती है। ठीक है? ये बहुत ही ऑड और इसेंट्रिक सी ड्रेसिंग करते हैं। इसके बाद लैक ऑफ क्लोज़ फ्रेंड, वही चीज़ आ जाती है, ये दोनों आपस में लिंक करेंगे ये तीनों करके। लैक ऑफ क्लोज़ फ्रेंड, कॉन्फिडेंट एंड फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। अब यहाँ पे अगर उसका बिहेवियर भी पर्टिकुलर है, ऑड है और ड्रेसिंग भी ऑड है, तो आप उसको जो है वो ऑब्वियसली फ्रेंड नहीं बनाएँगे अपना। ठीक है? तो इसी तरह इनके पास ये भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद excessive social anxiety that does not diminish with familiarity and tend to be associated with paranoid fear rather than negative judgment about self. अब यहाँ पे एक और चीज़ इनको होती है, एक नाइन्थ प्रॉब्लम जो इनके पास देखने को मिलती है सिम्टम, इनमें से आपको 5 रिक्वायर होती हैं, 9 आउट ऑफ 5। ठीक है, लेकिन जो लास्ट सिम्टम है आपके पास सोशल एंजाइटी की पाई जाती है, इनके अंदर सोशल एंजाइटी भी होती है, लेकिन इनकी जो सोशल एंजाइटी की बेस है वो होती है आपके पास कि इनको लगता है पैरानॉइड फियर, कि इनको दूसरों के ऊपर शक होता है। ठीक है, इसकी वजह से कि सोशली इतना ज़्यादा जो है वो घुलते मिलते नहीं है, किसी से क्लोज फ्रेंड्स नहीं बनाते, ये खुद भी नहीं बनाते और लोग भी इनको नहीं बनाते। और इसके अलावा ये लोग जो है आपके पास, इनको शक होता है कि दूसरे इनके खिलाफ हैं, दूसरे इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, और इस तरह के इनके माइंड में ये थॉट्स चलते रहते हैं, क्योंकि इनके थॉट पैटर्न भी तो और इनका स्पीच पैटर्न भी जो है वो ऑड होता है, उनमें भी प्रॉब्लम होती है, तो दैट्स व्हाई। इसके अलावा जो सोशल एंजाइटी होती है उसमें आपको पता है कि उसमें जो रीज़न होती है वो नेगेटिव जजमेंट होती है। सोशली एंजाइटी में आपके पास जो पर्सन होता है वो कहता है कि मुझे लोग नेगेटिवली जज करेंगे, दैट्स व्हाई वो लोगों के सामने नहीं जाता, गैदरिंग में नहीं जाता। तो यहाँ पे ये 2 डिफरेंस है सोशल एंजाइटी एंड स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के दरमियान। हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया बी की।
does not occur exclusively during the course of schizophrenia. Schizophrenia को हम already discuss कर चुके हैं. A bipolar disorder and depressive disorder with psychotic feature, another psychotic disorder and autism spectrum disorder. इन सब डिसऑर्डर को मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर इन डिटेल डिस्कस करके मैं इन सब की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. आप जाके इन डिसऑर्डर्स को देख सकते हैं, इनके ड्यूरेशन को, इनके गिवन क्राइटेरियाज को, एंड देन फिर आप इजीली इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने आपको बेसिक जो डिफरेंस था शिजोफ्रेनिया और आपके पास स्किज़ोटाइपल, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बता दिया है, और ज़्यादातर ये दोनों ही मिक्स होते हैं. ठीक है, बाइपोलर और डिप्रेसिव भी आप जाके देख लेना. बाकी हम लोग बात करते हैं इसका जो ट्रीटमेंट होता है, साइकोथेरेपी दी जाती है. ऐसे पर्सन को प्रोलॉन्ग साइकोथेरेपी चलती है इन लोगों की. ठीक है, सीबीटी करवा सकते हैं आप. इसके अलावा आपके पास जो आते हैं फैमिली थेरेपी की जाती है कि फैमिली को भी साइकोलॉजिकली जो है वो एजुकेट किया जाता है कि हाउ टू डील विद दीज पर्सन्स. आपने इन लोगों के साथ किस तरह से डील करना है, इन लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर रखना है. उसके बाद एट द एंड हम लोग बात करेंगे मेडिकेशंस पे. अब फैमिली थेरेपी इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि इन लोगों का जो बिहेवियर होता है बहुत ही ऑड होता है. इन लोगों को लगता है कि जो चीज़ एक ठीक इनको एक होता है ना कि वैसे तो हमारे घर में अक्सर बड़े ये चीज़ करते हैं कि अगर उनको कहीं से एक चीज़ पता चल गई, एक पॉजिटिव चीज़ पता चल गई कि आपको ये खाने से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है आपकी बॉडी के ऊपर फिजिकली, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो कहेंगे कि आप लोग इस चीज़ को अपनी डाइट में ऐड करें. एक नॉर्मल फैमिली मेंबर हम मैं बात कर रही हूँ. लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, अगर इनको ये पता चल गया ना कि यहाँ से ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है कि ये चीज़ खाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो ये कहेंगे कि ना खाना खाओ, ना कोई और चीज़ खाओ, बस यही खाओ, सुबह शाम आप लोगों ने यही खाना है. ठीक है, तो ये बिहेवियर भी आ सकता है. और भी बहुत सारे बिहेवियर्स आ सकते हैं आपके पास. तो ये चीज़ जो है वो फैमिली को एजुकेट इसलिए किया जाता है कि आपने इनके साथ किस तरह का बिहेवियर शो करना है, किस तरह से आपने इन लोगों के साथ रहना है जब तक इनकी साइकोथेरेपी चल रही है, ये मेडिकेशन ये लोग ले रहे हैं, तो इनके साथ-साथ इनकी फैमिली को भी एजुकेट किया जाता है. द लास्ट ट्रीटमेंट अबाउट दिस डिसऑर्डर इज मेडिकेशन. मेडिकेशन में कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है इसकी. यहाँ पे एंटीसाइकोटिक भी दी जाती है किसी पर्सन को, डिप्रेशन एंटी डिप्रेसिव भी, एंटी जो है एंजाइटिस भी दिया जाता है कभी कभी. तो ये सारी मेडिसिन दी जा सकती है, सारी एक साथ तो नहीं, लेकिन डिपेंड करता है पर्सन की कंडीशन पे कि पर्सन किस कंडीशन में आपके पास क्लाइंट जो है वो आया है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप उसको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे. ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो जिसमें हम डिस्कस किया इसके जो टाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को, उसके ट्रीटमेंट्स को, उसके सिम्टम्स को और उसकी डेफिनेशन को. इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिसऑर्डर के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए फी अमानिल्लाह. चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.